हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। स्वागत है आप सभी का द कहानी सीरीज के इस चैप्टर में, जहां पर हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है उसे स्नैप रिकैप करने वाले हैं। एक रैपिड रिवीजन होने वाला है। कहानी सीरीज को आप जान चुके हैं, जहां पर आपका रिवीजन एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट टोन पे, परफेक्ट कंटेंट के साथ में कंप्लीट होता है। तो आज जो चैप्टर उठाते हैं मनी एंड क्रेडिट। देखिए, इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर आ रहे हैं। मनी एंड क्रेडिट जो है, तो मनी एंड क्रेडिट एक बंधा हुआ चैप्टर है। वेटेज 10-10 नंबर का ही रहना है चारों ही बुक का। मनी एंड क्रेडिट की कहानी कुछ इस प्रकार से कि इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि मनी क्या होता है, मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, बैंक किस तरह से पैसे का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और क्रेडिट में अब लोन जो होता है ना, लोन भी क्या है, मनी का ही पार्ट होता है। बस क्रेडिट यानी लोन होता है, और क्रेडिट एक तरह से क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि पैसा बाद में दे देंगे, बाकी ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो वो मनी और क्रेडिट के आसपास पूरा चैप्टर घूमता है। तो बेसिकली इन चीजों को चैप्टर में बताया। उसके बाद में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स के बारे में, दोनों की क्या कह सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में बताया, और लास्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया। तो ये आपके चैप्टर का मैदान है। अगर हम सीधे चैप्टर को समझना स्टार्ट करें तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाई? क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे आप देखेंगे हमेशा से क्या हो रहा है, हम जो देखते आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे देखने से पहले जो सिस्टम था उसमें क्या डिफरेंस था कि आज तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे आप क्या करते हैं, मनी के थ्रू क्या करते हैं, पॉसिबल कर पाते हैं। मनी के थ्रू कैसे पॉसिबल कर पाते हैं? तो लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या कि एक मान लीजिए एक शू मेकर है, उसने अपने जूते बनाए और वो जूते बना के क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा। अब जूते के बदले में वो क्या लेगा, पैसा लेगा, और वो पैसा अपने पास रखेगा। और जब उसे कुछ और सामान चाहिए रहेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसे गेहूं चाहिए रहेंगे, तो वो क्या करेगा, उन्हीं पैसे से गेहूं खरीद लेगा। तो इस तरह से मनी क्या कर रहा है, यहां पे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। लेकिन एक सिचुएशन अगर हम बनाते हैं फिर से, कि मान लीजिए कि इस पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस में, इस पूरे एक्सचेंज प्रोसेस में पैसा ना हो, ठीक है, मनी ना हो, तब क्या होगा? अगर मनी नहीं होगा तो फिर जो एक्सचेंज है, जो ट्रांजैक्शन है, वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड होता है। बार्टर सिस्टम जो पहले चलता था बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता, सिचुएशन ऐसे होती कि ये जो शू मैन्युफैक्चरर है, इसे अपने जूते बेच के गेहूं चाहिए थे। अब बीच में कोई एक्सचेंज नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो वो क्या करता, जो उसे गेहूं देता वो उसे जूते देता, और इस तरह से क्या होता है, उनका ट्रांजैक्शन हो पाता है कि आप जूते ले लो, ठीक है, जूते दो पैसे लो, सुना होगा ना आपने, वैसे ही जूते दो गेहूं लो, या फिर गेहूं दो जूते लो वाली यहां पे कहानी होती। लेकिन ये जो सिचुएशन है, यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब सिंपल से एक सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू सेल व्हाट द अदर इज विलिंग टू बाय। मतलब जो मैं बेचना चाह रहा हूं, तुम वो खरीदना चाह रहे हो, तुम जो बेचना चाह रहे हो वो मैं खरीदना चाह रहा हूं। ऐसी सिचुएशन होगी तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा। और ये लिमिटेशन है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि शायद मैं जूते तो खरीदना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास देने के लिए आपको क्या है, गेहूं ना हो, मेरे पास मटके हो, तो वो सिचुएशन में एक डेडलॉक आ जाता है। बार्टर एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या हुआ, समझ में आया? अब ये जो स्थिति थी पूरी, इस पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी विदाउट मनी, ठीक है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ऐसी इकोनॉमी जब थी, तब आपको क्या समझ में आया कि जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो उससे ट्रांजैक्शन स्मूथ हो गए। कैसे? कि अब मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसे से मटके बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पैसे से जूते बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पैसे से गेहूं बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया? तो यहां पे क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को एलिमिनेट कर दिया। हमारी जो डिपेंडेंस थी बार्टर सिस्टम पर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पर, उसको एलिमिनेट कर दिया मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। ठीक है, तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहानी समझ में आई। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आज के समय में मनी जो है वो पहले की तरह नहीं रह गया। आज आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखने को मिलता है। तो पहले की तरह क्यों नहीं रहेगा, कि पहले जैसे आप देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स के थ्रू क्या होते थे, ट्रांजैक्शंस होते थे, चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इवॉल्व हो गया, जैसे कि करेंसी, पेपर नोट्स और कॉइन्स हो गए। तो अब ये पेपर नोट और कॉइन्स जो होते हैं ना, इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक 2000 का नोट जिसपे आप क्या देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए गांधी जी हैं, सिग्नेचर है, और वैल्यू लिखी है कि 2000 रुपीज, ठीक है, तो उसकी खुद की वैल्यू शायद 20 पैसे 50 पैसे होगी, लेकिन वो 2000 की वैल्यू लेके चलता है। ऐसा क्यों? उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्यों है? ठीक है, ना तो वो प्रीशियस मेटल है, ना कोई उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो फिएट वैल्यू के कारण भी इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है तो उसमें करेंसी आएगा। करेंसी की खुद के अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू क्यों है, क्यों उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार उसे ऑथोराइज करती है कि हाँ, आप इस तरह के पेपर नोट से ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार कैसे करती है? तो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि ये करेंसी जो इसकी खुद की चाहे कुछ वैल्यू ना हो, लेकिन क्योंकि इट इज ऑथोराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके चलते क्या है, कोई भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर क्या है, इन नोट्स से, इन करेंसी से ट्रांजैक्शन सेटल करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप यूएसए लेके चले जाओगे तो वहां नोट चले ना चले उसकी गारंटी नहीं, लेकिन जिस गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर जो करेंसी को गवर्नमेंट ने इशू किया है वो ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपने करेंसी के बारे में समझा, ठीक है, कि आरबीआई किस तरह से करेंसी इशू करती है वो। अब अगर आप देखें तो दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होते हैं? मान लीजिए आपको सैलरी आपके बैंक में मिलती है। अब क्या हो रहा है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि बैंक से पूरा पैसा निकाल के जेब में रख के घूमोगे महीने भर। आप क्या करते हैं, आपकी जितनी जरूरत होती है आप उतना पैसा अपने जेब में रखते हैं, या फिर आपको अगर पूरा पैसा कैश मिला है तो आप जितना जरूरत है उतना जेब में रख के बाकी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक में डिपॉजिट कर दिया है और वो पैसा आपकी जब भी डिमांड होगी आप बैंक से जाके विड्रॉ कर सकते हैं। आपको जरूरत लगी कि नहीं यार आज मुझे नाश्ता करना है, तो आपने बैंक से जाके पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ये जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है ये भी एक टाइप का मनी है, ठीक है। इनफैक्ट डिपॉजिट्स विद बैंक आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। व्हाई डिमांड डिपॉजिट? तो देखो कुछ पैसा तो आप फिक्स कर देते हो कि मैं 5 साल तक नहीं निकालूंगा, वो फिक्स डिपॉजिट हो गया। लेकिन वो पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया एंड विच कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड, ठीक है, आपकी डिमांड के हिसाब से जिसे विड्रॉ किया जा सकता है वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। डिमांड डिपॉजिट समझ में आया? डिमांड डिपॉजिट जो है तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, क्योंकि एक्सचेंज में आपकी मदद करता है। कैसे? तो आप बिना कैश के भी ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं। वो जो इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं उसका नाम है चेक। चेक क्या होता है? यहां पे एक सवाल ये आता है। तो चेक एक तरह से क्या होता है, एक पेपर होता है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू whom the चेक इज बीइंग इशूड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेरा बैंक में अकाउंट है, अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो मैं अपने उस पेपर के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं बैंक को, क्योंकि मेरे अकाउंट से मान लीजिए मैंने आपके नाम पे अगर चेक इशू किया है तो आपका नाम जो भी XYZ आपको पैसे देगा बैंक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जहां कैश के इस्तेमाल के बिना आप ट्रांजैक्शंस को सेटल कर पा रहे हैं। तो इस तरह से मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक, कैश, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, ये सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सारा सब कुछ समझा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है और बैंक फैसिलिटेट कर रहा है। तो बैंक आखिरकार करता क्या है? तो व्हाट आर दी लोन एक्टिविटीज, ठीक है, हाउ बैंक ऑपरेट्स, वो एक सवाल आता है। तो बैंक में हमने पैसा जब डिपॉजिट करते हैं ना, तो बैंक हमारे उस पैसे को ऐसे देखते नहीं रहता है बैठ के कि हाँ पैसा डिपॉजिट हो गया है। बैंक उस पैसे का सही इस्तेमाल करता है। कैसे? तो वो आगे लोगों को लोन देता है। उससे क्या फायदा होता है समझाता हूं। तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, लोन यानी कि क्रेडिट, तो उस क्रेडिट को समझो आप। क्या हो रहा है कि बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने पास रख लेता है सारे डिपॉजिट का। फॉर एग्जांपल अगर पूरी जनता ने मिलकर 100 रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक उसका 15% एक मिनिमम कैश रिजर्व अपने पास रख लेगा, ताकि कल को अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अपना निकालने जाओगे बैंक में तो आपको बैंक उस 15% के अमाउंट में से वापस दे सकता है कि हाँ लो आपकी जरूरतों के हिसाब से हमने पैसा रखा है। बाकी जो बचा हुआ पैसा रहता है तो बैंक उससे क्या करता है, आगे जिन लोगों को पैसे की जरूरत रहती है, जो बोरोवर्स रहते हैं, उन बोरोवर्स को पैसा दे देता है। बैंक बोरोवर्स को पैसा देता है, बैंक बोरोवर्स से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, बैंक बोरोवर से अगर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उसमें से 5% आपको दे देगा, और जो 5% एक्स्ट्रा चार्ज किया ना उसने तो 10% चार्ज किया बैंक ने, तो वो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस रहता है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर्स एंड द इंटरेस्ट चार्ज ओवर द बोरोवर्स। ठीक है, एक बोरोवर होता है, डिपॉजिटर, डिपॉजिट करके गया, बोरोवर जो डिपॉजिट को लेके गया, तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बोरोवर इज हाई व्हेन कंपेयर्ड विद द इंटरेस्ट पेड, क्योंकि बैंक आपके पैसे रखने के आपको पैसे और देता है, तो जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है ना, वो डिफरेंस बैंक की इनकम होती है, और इस तरह से बैंक अपनी लोन एक्टिविटीज को चलाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कंट्री में जहां सरप्लस होता है वो सरप्लस डेफिसिट एरिया तक पहुंच जाता है जिसे जरूरत होती है। तो ये एक्टिविटी जो है, ये लोन एक्टिविटी बैंक के द्वारा परफॉर्म की जाती है, ये लोन एक्टिविटी बैंक के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब अगर जैसे देखें तो लोन देना है ना क्रेडिट, अब क्रेडिट सही है गलत, तो क्रेडिट की 2 सिचुएशंस आपको बताई गई है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो यहां पे आप देखेंगे तो एक फेस्टिवल सीजन वाला एक एग्जांपल दिया है, जिसमें सलीम क्या एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसे ऑर्डर मिलता है 3000 जूते बनाने का, तो अब 3000 जूते बनाने के लिए उसे लेबर चाहिए रहेगा, रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, कुछ एडवांस चाहिए रहेगा, तो जगह से लोन लेता है, जूते बनाता है, जूता अपना बना के ऑर्डर वहां तक पहुंचाता है और उधर से पैसा लेता है। तो यहां पे लोन की मदद से क्या कर दिया, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, क्रेडिट इन दिस सिचुएशन प्लेड अ वेरी पॉजिटिव एंड वाइटल रोल फॉर द सलीम।
क्रेडिट ने, लोन ने सलीम को ग्रो करने में मदद करी। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल है स्वप्ना स्टोरी, ठीक है। स्वप्ना प्रॉब्लम जो है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि स्वप्ना एक किसान है, वो भी लोन लेती है, सोचती खेती करूंगी, लेकिन वो उस लोन से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स वगैरह खरीदती है, खेती करती भी है, लेकिन फसल आखिरी समय पर बर्बाद हो जाती है। अब क्या है, अब लोन रिपे करने के लिए वो तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि फसल आएगी तो लोन रिपे कर दूंगी, लेकिन अब फसल जब आई नहीं तो उसे एक और फ्रेश लोन लेना पड़ता है। तो अगर किसी साल उसकी फसल हो भी जाती है तो पुराना लोन चुकाते चुकाते उसकी इनकम कुछ बचती नहीं है, तो अगेन फिर से लोन लेगी और एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी, एक साइकिल में फंस जाएगी, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप जैसे देख रहे हैं तो लोन जो है अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, और जो क्रेडिट लिया गया है उस क्रेडिट से जो बोरोवर है वो बोरोवर एक डेब्ट ट्रैप में फंस गया। डेब्ट ट्रैप क्या है? डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर बाय द पर्सन कॉट इन द साइकिल ऑफ टेकिंग लोन्स एंड रिपेइंग इट, ठीक है। वो लोन लेता है और रिपे करता है, बट ही और शी इज नॉट एबल टू ओवरकम दैट साइकिल। दिस साइकिल इज नोन एज डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है इंसान। तो क्रेडिट सही है या गलत है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन द क्रेडिट। क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट सही है, क्या इंटरेस्ट रेट सही है, क्या आप जो पैसा ले रहे हैं उससे ये पॉसिबिलिटी है कि आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। यहां पे एक नया शब्द मैंने सुना है आपको, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट से क्या समझते हैं? तो सिंपल सी चीज है, हमारा थंब रूल है, आई गेस आप सभी को ध्यान भी होगा, वो जो थंब रूल है हमारा वो क्या है? डोकोमो इंटरनेट। तो डोकोमो डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल रिक्वायर्ड, मो से मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट से इंटरनेट का INT यानी इंटरेस्ट रेट। तो ये कुछ चीजें होती है। जब भी कोई किसी को क्रेडिट देता है, लोन देता है, तो वो इंसान ये तय करता है कि हम एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, स्टाम्प पेपर पे लिखेंगे कि हमने आपको इतने पैसे दिए, इतने समय में आप लौटाओगे, किस तरह से लौटाओगे, इंस्टॉलमेंट में। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कैसे रीपे करोगे, कोलेट्रल। अब कोलेट्रल क्या होता है? यहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एक शब्द आता है कोलेट्रल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलेट्रल? तो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ठीक है। मतलब मैं अगर क्या कर रहा हूं, मैं अगर उधार लेने जा रहा हूं, तो उधार लेने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरे पास ये स्लाइड चेंजर है, आप मुझे पैसे दे दो, बदले में मेरा ये एसेट रख लो। क्यों रख लो? आपके पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर भी आप एसेट क्यों रखोगे? इसलिए रखोगे कि कल को अगर मैं आपके पैसे लौटाता नहीं हूं तो आप इसे बेच के मेरे ऊपर जो आपने कर्ज दिया था वो कर्ज का अपना पैसा आप बाहर निकाल सकते हो, वो डूबेगा नहीं आपका पैसा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप जैसे देखेंगे तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेट्रल भी आता है। तो कोलेट्रल इज एन एसेट that the borrower owns, ठीक है, and if the borrower fails to repay the loan amount, then the lender can sell that asset to recover his or her money back। समझ में आया? तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। अब जब मैं आपको लोन दे रहा हूं या फिर आपसे लोन ले रहा हूं, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए तो मैं आपको बदले में 1,10,000, 1,20,000, अब वो जैसे हमारी कह सकते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट तय हो जाए। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर्मल क्रेडिट सिचुएशन जो रहती है वहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन रहती है, इनफॉर्मल में बड़ी समस्याएं रहती है। अभी वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में मैं आपको बताता हूं। तो उस तरह से क्या होता है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट की कैटेगरी हो गई। समझ में आया? डोकोमो इंटरनेट। अब अगर हम बात करें तो अलग अलग सोर्स क्या है क्रेडिट के, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन दी डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी, जेन्युइन होगी या नहीं होगी। तो जैसे अगर हम यहां देखें तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अलग अलग वो होते हैं। मनी लेंडर्स से कुछ लोन लिया जाता है, जैसे श्यामल की स्टोरी बताई गई है आपकी बुक में, वो स्टोरी उतनी ध्यान नहीं रखना, लेकिन केस ध्यान रखना है। तो मनी लेंडर से ले रहे हो, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, जैसे 60% पर एनम, तो 1 लाख रुपए का 1,60,000 चुकाना पड़ेगा। यहां टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? हार्श है, अनजस्ट है, क्योंकि कोई भी पैसा लेगा तो इतनी जल्दी इतना डबल करके नहीं लौटा पाएगा। अगर लौटा भी देगा तो वापस 0 सन्नाटा वाली स्थिति होगी, ठीक है। अब जैसे आप वहां पे देखोगे और भी जो लोग थे, तो एक किसी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने 15% इंटरेस्ट चार्ज किया। 15%, 1 लाख पे 1,15,000, जो कि 1 साल में इंसान आसानी से दे सकता है। वैसे अगर मान लो आप क्या देख रहे हो, आप रमा के केस में उसने किससे, अपने एम्प्लॉयर से लिया था कि हाँ मैं जिसके काम कर रही हूं उसी से क्रेडिट ले लेती हूं, तो एम्प्लॉयर ने उसके लिए क्या वर्किंग कंडीशन टफ बना दी, उससे कम पैसे में काम करवा रहा है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव से किसी ने लोन लिया तो कोऑपरेटिव्स में टर्म्स ऑफ क्रेडिट थोड़ी सी जेन्युइन होगी, इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाएगा। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, बैंक, मनी लेंडर, एम्प्लॉयर, कोऑपरेटिव्स, तो इसमें जैसे बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, ये क्या है, ये फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है जहां पे कोई किसी भी तरह का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिचुएशन से ट्रांसपेरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। अब अगर बात की जाए इंडिया में क्या स्थिति है, फॉर्मल सेक्टर की, इनफॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की अगर बात करें तो बेसिकली मैं आपको पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लियर कर देता हूं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है, तो जैसे बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, ठीक है, जहां पे क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सही रहती है, मतलब वही मोड ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल आपसे मांगा भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि एकदम हार्श ट्रीटी साइन करवाई जा रही है आपके ऊपर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना की तरफ। तो इस केस में आप क्या देखेंगे,
आप जैसे इस केस में क्या देखेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो जेन्युइन है, कब? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बैंक कोऑपरेटिव के दे दिए हैं। यहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो होता है तो मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स के पैसे हमेशा के लिए डूब जाते हैं, और ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन नहीं रहती। जैसे मनी लेंडर ये बोल सकता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे, मनी लेंडर शायद गिरवी पे आपका पूरा मकान रख दे और बेच दे वो, ठीक है। गवर्नमेंट यहां रेगुलेट नहीं कर रही होती है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को, ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है, तो आप जैसे देखेंगे मनी और क्रेडिट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वहां पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सारी चीजें कर रहा होता है, आरबीआई सारी चीजों को संभाल रहा होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है, वो एक तरह से क्या करता है, वो कंट्रोल करता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को। कैसे कंट्रोल करता है, तो वो ये देखता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन हो, बैंक्स लोन सभी को दे, बैंक्स जो लोन दे रही है तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करे कि किस इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, किसको दे रही है, ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट ऑन विच द बैंक शुड लेंड द लोन। सो इन दिस वे आरबीआई करेंसी इशू करता है। तो आप ये आरबीआई के फंक्शंस को ध्यान रखना है आपको। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे कंपेयर करें इनफॉर्मल सोर्स से, तो जब सब कुछ फॉर्मल सोर्स में अच्छा है तो लोग इनफॉर्मल की तरफ क्यों जाते हैं? क्या होता है कि रूरल एरियाज में जहां पे लिटरेसी लेवल, एजुकेशनल लेवल कम होता है, वहां पे लोगों के पास में कोलेटरल नहीं होता है, क्योंकि बैंक आपके रिश्तेदार तो है नहीं जो आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे देगी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इंडिविजुअल्स मनी लेंडर्स या फिर कह सकते हैं लैंडलॉर्ड्स के पास जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली जानता है। लेकिन वो जो पर्सनली जानता है वो बहुत जोर से काटता है। कैसे? तो उसने क्या किया, मनी लेंडर ने आपको लोन तो दे दिया लेकिन टर्म्स ऑफ क्रेडिट हार्श है। कैसे हार्श है? इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, मनमानी चलाने लगा। शायद हो सकता है कि आपके एसेट उठा के ले जाए आपके घर से, वो क्या आप रिपे नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्या है चक्रवर्ती ब्याज लगा दे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सिचुएशन जो रहती है इनफॉर्मल सेक्टर में बिगड़ जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर में बिगड़ जाती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है इंसान, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो लोन को चुकाने में एक साइकिल में फंस जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्वप्ना की प्रॉब्लम ने हमने देखा था, ठीक है। तो यहां पे क्रेडिट आपको पुश भी दे सकता है ग्रो के लिए, और क्रेडिट आपको पुश भी दे सकता है गड्ढे में, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि डिसएडवांटेजेस इनफॉर्मल सेक्टर का यह है कि वो क्या करता है, वो आपकी कंट्री में जैसे इनफॉर्मल सेक्टर से लोन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो कोई लोन लेगा नहीं, कोई लोन लेगा नहीं, तो फिर क्या है, कोई बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं, कोई खेती होगी नहीं। तो इससे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी रुक जाती है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए लोन लेता भी है इनफॉर्मल सेक्टर से, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, एक बात कही जाती है, एक बात पे जो सवाल बनता है क्या, कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज नेशन। क्योंकि जब सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा तो उससे हर इंसान क्रेडिट लेगा, उस क्रेडिट को लेने के बाद में ऐसे तो नहीं कि नोट लेने के बाद में खाएगा नोट को ही, वो उस पैसे को क्या करेगा, उस पैसे को इस्तेमाल करेगा आगे बिजनेस बनाने में, बिजनेस बढ़ेगा, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। तो नेशनल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डेवलपमेंट दोनों होगा जब चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा, ठीक है। ये होगा वाली केस है। होता क्या है, तो अगर हम देखें फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट हमारी कंट्री में हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है, तो आप क्या देखेंगे कि जो रिच हाउस होल्ड है ना, वो हमेशा फॉर्मल सेक्टर से लोन ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि रिच हाउस होल्ड के पास में एसेट्स हैं, एजुकेशनल लेवल अच्छा है, लिटरेट हैं वो लोग, ठीक है। तो उनके लिए बैंक से लोन लेना आसान होता है। लेकिन जो पुअर हाउस होल्ड है, तो मेजोरिटी ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। अब वो गरीब हैं और गरीबी में पहले ही क्या हो रहा है, एक साइकिल में फंसे हुए हैं गरीबी के, और ऊपर से वो लोन भी कहां से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, जहां से उनकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसी के चलते हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ आउट करते हैं, कंक्लूजन हमें यह ड्रॉ आउट करना चाहिए कि इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी, कि बैंक शुड लेंड मोर इन दी रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में लोगों के पास में क्या है, एजुकेशनल लेवल नहीं है, और उस कारण से वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा धके चले जाते हैं और वहां पे जाके फंस जाते हैं। तो बैंक को इनफॉर्मल सेक्टर की लेंडिंग कम करने के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों को बचाने के लिए रूरल एरियाज में लोन देना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि रूरल एरियाज में लोन मिल भी रहा है तो वो सबको मिले, ठीक है। एवरीवन रिसीव्स द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग इन रूरल एरियाज। तो इन दो चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, अगर पहली बात तो यह कि फॉर्मल सेक्टर है ही नहीं, अब आपने फॉर्मल सेक्टर पहुंचा भी दिया, तो दूसरी समस्या यह आती है कि फॉर्मल सेक्टर सिर्फ क्या करता है, रिच हाउस होल्ड्स को ही लोन देता है। तो ये ना हो, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि गांव में बैंक की ब्रांच खुलती है, इसीलिए आप देखते हैं कि गरीबों के खाते खुले जाते हैं, ताकि वो जो डेब्ट ट्रैप है, वो जो इनफॉर्मल सेक्टर का दलदल है, उससे बाहर निकाला जा सके लोगों को। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब आपने यहां सब कुछ देख लिया, एक सवाल आपके मन में आया होगा, और जो आना चाहिए, नहीं आया तो अब आएगा, क्या कि आखिरकार लोग
जाते ही क्यों है इनफॉर्मल सेक्टर में? तो इनफॉर्मल सेक्टर में जाने के पीछे कारण ये होता है कि लोगों के पास में नॉलेज नहीं होता, लोगों के पास कोलेटरल नहीं होता है। बैंक वही वाली बात है कि आपका रिश्तेदार नहीं है, आपसे वो कुछ गिरवी रखेगा, कुछ एसेट आपका मॉर्टगेज की तरह रखेगा, तब आपको लोन देगा। ठीक है, अब जब अगर आप एसेट होता तो वो लोन ही क्यों लेते? तो यहां पे एक सिचुएशन है, ठीक है, कि वो चाह कर भी फॉर्मल सेक्टर में जा नहीं पा रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या निकल के आता है? इसका सोल्यूशन निकल के आता है कि बहुत सारे लोग अपनी मदद के लिए खुद खड़े होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? तो जैसे अगर हम देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, तो एक टिपिकल 20 से 25 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, स्पेशली जैसे विमेन को देखेंगे, सो दे कम टुगेदर टू पूल देयर रिसोर्सेज। वो एक साथ आते हैं, एक साथ आके क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। इन रिसोर्सेज को पूल करने के बाद में वो क्या करते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट पे अपने जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में से अगर किसी को जरूरत होती है पैसे की, तो उसे वो क्या करते हैं? क्रेडिट दे देते हैं, लोन दे देते हैं कि हाँ हमारे सारे मेंबर जो है आपस में क्या कर लेंगे, मिलके इसकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब होता क्या है कि वो जब इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे एक फंड पूल कर रहे होते हैं, तो बूंद बूंद से घट भरता है। सब थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिलाएंगे, लेकिन वो एक फंड इकट्ठा करते हैं। वो बैंक्स को दिखा सकते हैं यूनिफॉर्मिटी है, हमारे पास कोलेटरल नहीं है लेकिन हम ईमानदारी से किस्तें भर सकते हैं। वो बैंक को दिखा के क्या कर सकता है? वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से और लोन ले सकता है, अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें लोन लेंड करवा सकता है, अपने मेंबर्स को लोन दे सकता है, ताकि क्या हो? ताकि इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोगों को बचाया जा सके। ये एडवांटेजेस हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो वो उसी का इस्तेमाल करके बैंक से लोन ले लेता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ना, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये एम्पावरमेंट का काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिसीजन कौन लेगा? मेंबर्स। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ये मेंबर्स तय करेंगे। किसे लोन देना है? ये मेंबर्स तय करेंगे। और अगर कोई डिफॉल्ट करता भी है तो क्योंकि क्लोजली निटेड सोसाइटी होती है, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो चिंटू की मम्मी बोल सकती है क्या कि पिंटू की मम्मी ने हमारा जो मतलब कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें पैसे लोन तो ले लिए लेकिन वापस नहीं कर रही है। तो वो एक सोसाइटल प्रेशर, अगर कोई डिफॉल्टर होता है तो बाकी मेंबर्स उसको प्रेशराइज कर सकते, बोल सकते कि नहीं नहीं ईमानदारी से तुम्हें रीपे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि खास करके रूरल पुअर्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियली इकोनॉमिकली रेजिलिएंट तो बना ही रहा है वो महिलाओं को, लेकिन साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ, इन सारे मुद्दों पर महिलाएं बैठ के मिलके डिस्कशन कर सकती हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आप एक प्रोमिनेंट एग्जांपल देखेंगे तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, जिन्हें 2006 में इस चीज के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला गया, उन्होंने बहुत सारे बांग्लादेश के कह सकते हैं रूरल पुअर को इकट्ठा करके उनकी क्रेडिट नीड्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू फुलफिल किया है। सो दिस वाज द वंडरफुल चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड दी कहानी। ठीक है, आपको मजा आया कि किस तरह से हमने फटाफट में चुटकियों में स्नैप रिकैप कर लिया है। देखिए, ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मास्टरपीस है, लेकिन आपका हार्डवर्क जो है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को तकिए के नीचे रख के सोना पड़ेगा, एनसीईआरटी को एक बार पूरा अच्छे से रीड करना पड़ेगा। बट I can assure you that this video will surely help you one day before your exam to recap the things. I hope you people enjoyed it. आपको सारी चीजें समझ में आई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहां पर हम जुड़े हुए रहेंगे। कोई भी सेशन आने वाला रहेगा तो आपको अपडेट मिलता जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पर जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं, जो भी एग्जाम पैक हुआ है, तो सारा सब कुछ नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे स्पेशल क्लास वगैरह, उन सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। इस तरह से कम्युनिटी पर जाकर आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।